हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 के 8 मार्कर क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, हमने जीएस पेपर 2 को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने फर्स्ट सेशन पार्ट 1 में किया था 4 मार्कर क्वेश्चंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे 8 मार्कर क्वेश्चंस। देखिए, जो आपका जीएस पेपर 2 है वो कंपेयर टू जीएस पेपर 1 काफ़ी ईजी आया है। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कम ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो थोड़े टीडियस हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन में हम 8 मार्कर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एग्जामिन द टेंशन एरियाज इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको अपनी लक्ष्मीकांत में भी बहुत ढूंढने से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं उसमें से भी फाइनेंशियल जो पार्ट है, फाइनेंशियल रिलेशंस जो हैं उसमें आपको क्या टेंशंस देखने को मिलती हैं। राइट, अब इंट्रोडक्शन में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप पार्ट नंबर लिख सकते हैं या फिर आर्टिकल नंबर। आर्टिकल नंबर 264 टू 291 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। सो अगर हम आर्टिकल 268 से 272 की बात करते हैं, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। सो स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इन आर्टिकल नंबर से पूछा गया है, दैट इज आर्टिकल 268 टू 272, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के बारे में बात करी है। और यहाँ पर आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो भी एम्बिग्यूटीज हैं, इश्यूज हैं, वो देखने को मिलेंगे। राइट, ऐसे ही इन एडिशन टू दिस, अंडर आर्टिकल 275, grants and aid shall be made in each year by the union to such states as parliament may determine to be in need of assistance। जैसा कि आपको पता है, अगर हम आर्टिकल 275 की बात करते हैं तो वो किसके लिए डील करता है, वो ग्रांट इन एड के लिए डील करता है, particularly for the promotion of welfare of tribal areas including special grants to Assam in this respect। so यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली बता दिया है कि अगर हम फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन दी स्टेट एंड दी यूनियन, तो वहां पर क्या क्या इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। राइट, सो इंट्रोडक्शन में आपने आर्टिकल नंबर को कोट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। डन, अब इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इशू क्या एग्जिस्ट करता है, दैट इज इन सम केसेस द एंटायर रेवेन्यू इज एलोकेटेड अमंग दी स्टेट्स but the rates and bases are wholly decided by the center regardless of the policies and desires of the state। अब क्या किया जाता है, देखिए टैक्सेस की जो डेवल्यूशन है वो सेंटर किसको करता है, स्टेट को करता है, लेकिन सेंटर एक वन फिट पॉलिसी बना देता है, जिसकी वजह से क्या है, हर स्टेट की पॉलिसीज, हर स्टेट की कंडीशंस बहुत वेरिएबल है। उसकी वजह से क्या है, जो प्रॉपर डेवल्यूशन है स्टेट्स को, वो प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर वही लिखा है, सो इट मीन्स दिस इज अ वर्चुअल स्पून फीडिंग ऑफ दी स्टेट्स बाय दी सेंटर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेंटर है वो एक तरह से डिक्टेटर की तरह काम करता है। अब जो सेंटर ने कह दिया वैसे ही पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वन फिट पॉलिसी हमारे डाइवर्स कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यहाँ पर इफेक्टिवली उससे मैनेजमेंट नहीं हो पाई। तो सबसे पहला क्या है कि अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो एंटायरली सेंटर क्या करता है, स्टेट को एंटायर एलोकेशन कर देता है, बट क्योंकि स्टेट्स बहुत डाइवर्स हैं, उनकी पॉलिसीज अलग हैं, उनकी कंडीशंस अलग हैं, तो यहाँ पर जो वन फिट पॉलिसी ऑफ द सेंटर है वो काम नहीं करती। नंबर 1 इशू। नंबर 2 बात करते हैं, सेकेंडली इट इज फेल्ट दैट द सेंटर हैज फेल्ड टू टेक सफिशिएंट इनिशिएटिव टू इम्पोज ऑल द टैक्सेस एज पर आर्टिकल 269। अब 269 के तहत जैसे जैसे उन्होंने बोला है कि आपने जो टैक्सेस हैं उसको इम्पोज करना है, वो अभी तक भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा जो एंटायर नेट प्रोसीड्स हैं ऑफ विच आर सपोज टू बी अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। अब यहाँ पर स्टेट्स का ज़्यादा रोल दिया गया है, लेकिन सेंटर यहाँ पर यूनिलैटरली पावर लेके जो आर्टिकल 269 के तहत टैक्सेस को इम्पोज करने की बात है, जो पावर एक्चुअली स्टेट्स को दी गई है, वो पावर सेंटर ने अभी तक डिवॉल्व नहीं करी है स्टेट्स को। नंबर 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दी स्टेट्स मेक नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। They provide integrated infrastructure for industrial development in the form of power, water, roads, etc. Moreover, the state governments have to provide huge financial incentives and concessions to attract the industries.
yet they were excluded from sharing the revenue of such taxes. अब देखिए, जब भी कोई कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज सेटअप होती हैं, वो किसी ना किसी स्टेट पे जाके इस्टेब्लिश होंगी। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनको कंसेशंस देना। कंसेशंस किस रूप में? टैक्सेस कम करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको रोड्स प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वो सारा काम किसका है? स्टेट्स का है। लेकिन जो रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जाता है वो मेजर चंक कौन लेके जाता है? द सेंटर। अब स्टेट्स के पास ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला मौका है, किन से? इन प्राइवेट कॉरपोरेशन से वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अगेन जो स्टेट्स हैं वो किस पे निर्भर करती हैं? सेंटर पे निर्भर करती हैं, राइट। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको लक्ष्मीकांत में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, लेकिन फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंशियल इश्यूज क्या हैं वो हमने कभी बात नहीं की है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है। दैट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द सेंटर हैज रिप्लेस सर्टेन आइटम्स प्रीवियसली सब्जेक्ट टू स्टेट सेल टैक्स बाय वेरियस एक्साइज ड्यूटीज। The wider coverage given to excise duties has added to the financial hardship of the states. अब ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST तो बहुत से ऐसे टैक्सेस हैं जो एक्चुअली में मर्ज कर दिए गए हैं, जो एक्चुअली में मेजर रेवेन्यू थे, किसके लिए? स्टेट के लिए। अब अगेन आपको यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज देखने को मिलते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एलोकेबल एक्साइज ड्यूटीज have been totally excluded from the allocable resources or the divisible pool. Moreover, the center has deliberately raised the rates of these excise duties as also special and auxiliary duties. But the additional revenues collected from these sources are not to be shared with the states or to be shared in any small proportions. अब उन्होंने क्या किया है? कुछ ऐसी एक्साइज ड्यूटीज हैं जिसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब वो जो एक्साइज ड्यूटीज थी वो एक्चुअली कौन कलेक्ट करता था? स्टेट्स कलेक्ट करती थी, उनके लिए एक मेजर शेयर था रेवेन्यू कमाने का, लेकिन उसको बिल्कुल एलोकेट किया ही नहीं है, उस डिविजिबल पूल से ख़त्म ही कर दिया गया है। अब वो डिविजिबल पूल से क्या होता था? कुछ अमाउंट सेंटर रखता था, कुछ अमाउंट स्टेट्स रखते थे, लेकिन अब क्योंकि ये डिविजिबल पूल से ही एक्सक्लूड कर दिया गया है तो उसकी वजह से क्या है? बहुत सी हार्डशिप्स देखने को मिलती हैं स्टेट्स को। डन, इसीलिए आपको फाइनेंशियल इश्यूज देखने को मिलेंगे बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट्स। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जो कंडीशनल ग्रांट्स होती हैं दे आर ट्रीटेड एज अ टैक्स ऑन दी स्टेट्स in the sense that they interfere with the state priorities and create pressure on the states. अब कुछ ऐसी कंडीशनल ग्रांट्स हैं जो सेंटर स्टेट को देता है, लेकिन वो जो कंडीशनल ग्रांट्स हैं वो उस कंडीशन पे मिलती हैं कि सेंटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो स्टेट्स को जो अपनी नीड्स हैं, अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसको सेट असाइड करना पड़ता है, और जो सेंटर गाइडलाइंस देता है उसके द्वारा ही आपको काम करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो कंडीशनल ग्रांट्स हैं वो एक्चुअली में स्टेट की फंक्शनिंग से इंटरफेयर करते हैं, राइट। कुछ ऐसी अनकंडीशनल ग्रांट्स हैं वर्चुअली बिकम फाइनेंशियल डेफिसिट ग्रांट्स सिंस दे क्रिएट कंसिडरेबल डाइवर्जेंस बिटवीन पावर टू स्पेंड एंड द नीड टू टैक्स। सो जो अनकंडीशनल ग्रांट्स हैं वो भी एक्चुअली में क्या करती हैं, एडिशनल बर्डन क्रिएट कर देती हैं स्टेट्स पे। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में डेफिसिट ग्रांट्स कहलाई जाती हैं। देन the central government raised the exemption limit on income tax over the years, but it did not suffer much loss because it raised the surcharge on the income tax. अब इनकम टैक्स से जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो धीरे धीरे करके बढ़ा दी गई है। अभी रिसेंटली जो बजट हुआ था तो वहाँ पर कहा गया है कि जिसकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो उसको कोई टैक्स, इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे करके ये जो लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट है, वो बढ़ाई जा रही है। उसकी वजह से जो सेंटर को है वो एज सच सफिशिएंट लॉस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इनकम टैक्स पे सरचार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेंटर को एज सच बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा। ऑन द अदर हैंड, बट द स्टेट्स हैड टू लूज बिकॉज द प्रोसीड्स ऑफ द सरचार्ज वर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट। अब ये जो सरचार्ज लगाया जाता है सेंटर के द्वारा, अब सेंटर क्योंकि सरचार्ज है वो सारा का सारा जो रेवेन्यू है वो किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। अब वो डिविजिबल पूल में नहीं है, इसका मतलब क्या है? स्टेट्स के पास वो पहुंच नहीं पाएगा। डू गेट द पॉइंट? सो वो जो इनकम टैक्स की जो लिमिट है, वो एग्जेम्प्टेड लिमिट है, वो बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सरचार्ज लगाई जा रहे हैं। तो सेंटर को तो एज सच कोई भी ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा। किसको लॉस हो रहा है? स्टेट को लॉस हो रहा है।
क्यों? क्योंकि अगर इनकम टैक्स में आता था तो वो डिविजिबल पूल में आता था, लेकिन सरचार्ज में आता है तो वो डिविजिबल पूल में नहीं आता, जिसकी वजह से एक्चुअली में लॉस किसको हो रहा है? स्टेट को हो रहा है, सेंटर को नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अगेन आपको टसल देखने को मिलती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, राइट? सो दिस इज द टेंशन एरियाज इन द सेंटर स्टेट रिलेशन। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं जो चेंजिंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, दे रिक्वायर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच इज पॉसिबल ओनली इन अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब देखिए, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं हम कहते हैं इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री। अब क्वाजी फेडरल में आपको डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आपको लागू करना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो काउंटेबल भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए, जिससे कि हम जो अपने डेमोक्रेसी के रूट्स हैं उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे, राइट? सो यहाँ पर वही कहा गया है, सच अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम रिक्वायर्स ग्रेटर रीजनल स्टेट ऑटोनॉमी एंड हार्मोनियस सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे फाइनेंशियल हो, यहाँ पर अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। वो हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन कब होगी? जब हम ट्रू सेंस में डिसेंट्रलाइजेशन को अप्लाई करेंगे। Then, ऐसे ही it can be said that since independence, circumstances of India has changed and therefore there is a need for a fresh perspective to these relations with the passage of time. अब देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी डाइवर्स हो चुका है, काफ़ी चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं उनको भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। सो ये अपग्रेडेशन जो इश्यूज हैं, ये जो फाइनेंशियल इश्यूज सेंटर स्टेट रिलेशंस में आपको देखने को मिलते हैं, वो हम आज के लिए कैसे डील कर सकते हैं? बाय ब्रिंगिंग न्यू हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट, राइट? सो अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन जहां पर आपको काफ़ी सोचने की ज़रूरत थी, और ये हम कह सकते हैं ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो एक्सप्लिसिटली आपके लक्ष्मीकांत में नहीं देखने को मिलेगा। सो ये जनरली आपसे करंट टॉपिक्स में पूछा जाता है, क्योंकि जीएसटी हमेशा ही न्यूज़ में रहता है कि जीएसटी की वजह से स्टेट्स को क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, फ़ायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं। अब वो जो नुकसान हुए हैं वो एक्चुअली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, राइट? सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी को आपने केटर करना है। डन। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 to 9 पॉइंट्स लिखे हैं। अब क्योंकि 8 मार्कर क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर आप 4 पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते तो भी इनफ था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, डिफेक्शन के इंस्टेंसेस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ना आप कुछ भी कोट कर सकते हो जो भी करंट न्यूज़ में रहा है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में जो टर्मोइल हुआ उसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अब आपसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यही जो इन्विजिलेटर है वो ये आपसे कोशिश करेगा, एग्जामिनर जो है वो आपसे ये कोशिश कर रहा है कि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है कि नहीं, तो हमने स्टार्ट यहाँ पर उसी से करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर हैज़ बीन अ पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र over the last few days. The incumbent Chief Minister of Maharashtra had resigned on June 29 and the new Chief Minister has sworn in on June 30. The new government has to pass the floor test very soon. These political developments have brought the anti-defection law into the limelight once again. So यहाँ पर जब आपने इंट्रोडक्शन में करंट अफेयर्स को कोट कर दिया है, so यहाँ पर you will get bonus points. देखिए, जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है 1985 की, वो सब लोग कोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर यूनिक कैसे बन सकता है कि जब आप यहाँ पर करंट अफेयर्स को कोट करें, राइट? सो हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स को कोट कर दिया है कि किस कंटेक्स्ट में आपने ये क्वेश्चन पूछा है, राइट? सो अगेन आप फिर लिख सकते हैं 10 शेड्यूल ऐड किया गया बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985 एंड डिफेक्शन का मतलब क्या होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, टू अबैंडन अ पोजीशन और एसोसिएशन ऑफन टू जॉइन एन अपोजिंग ग्रुप, जिससे आप अपोजिंग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं उसको कहा जाता है डिफेक्शन। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से 52nd अमेंडमेंट की वजह से हमने 10 शेड्यूल का ऐड किया और वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे, किसको डिफेक्शन माना जाएगा और किसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इश्यूज बताने हैं कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रही। तो पहला है दैट इज एम्बिग्यूटी ओवर मर्जर क्लॉज। देखिए, जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते हैं तो हम 2 क्राइटेरियाज पढ़ते हैं कि डिफेक्शन कब मानी जाएगी और डिफेक्शन कब नहीं मानी जाएगी।
अब आपको पता है जो मर्जर क्लॉज है उसमें कहा जाता है कि जो 2/3 मेंबर्स हैं अगर वो जाते हैं किसी पार्टी से तो हम उसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे। तो ये जो मर्जर का क्लॉज है ये बहुत एम्बिग्यूस है। सो आप देख सकते हैं द कंफ्यूजन इज अबाउट द यूज ऑफ द टर्म्स पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेचर पार्टी। It is not clear whether the political parties should merge amongst themselves before the merger of elected members of two distinct parties. So ये जो merger का clause है बहुत ही ambiguous है, जिसकी वजह से ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है अगेन बहुत ज़्यादा इश्यूज इसकी फंक्शनिंग में आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है पार्टिसन रोल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब आपको पता है एंटी डिफेक्शन का जो क्लॉज है उसको डील करने के लिए सुप्रीम पावर कौन सी है, दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका पार्टिसन रोल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोकसभा का स्पीकर है जनरली वो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी का मेंबर होता है। तो यहाँ पर आपको पार्टिसन रोल देखने को मिलता है। अब चाहे आप कह लीजिए कि वो जो पोजीशन है वो ऑटोनॉमस पोजीशन है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, लेकिन उसकी जो अफिलिएशंस है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो किससे मर्ज करती है, जो रूलिंग पार्टी है। तो यहाँ पर आपको पार्टिसन रोल देखने को मिलता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसकी वजह से ही जो फंक्शनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन है वो इफेक्टिव नहीं है। देन थर्ड पॉइंट आता है नो टाइम लिमिट टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर के पास ये मुद्दा गया, अब सपोजेडली उसने 2 साल तक कोई डिसीजन ही नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी थी कि भाई यहाँ पर आपका प्रॉम्प्ट रिएक्शन होना चाहिए, ये नहीं है कि आप डिसीजन होल्ड पे करके बैठे हैं 2 साल तक। तो उसकी वजह से क्या है, डिफेक्शन जो कर रहा है, जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, वो 2 साल तक तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने डिसीजन ही नहीं दी। तो यहाँ पर इसकी वजह से भी आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है एंटी डिफेक्शन लॉ की, राइट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इन मणिपुर फॉर इंस्टेंस 7 MLAs ऑफ वन पार्टी हैड जॉइंड अनदर पार्टी शॉर्टली आफ्टर द 2017 असेंबली इलेक्शंस। One of the defecting member became a minister as well. However, the speaker did not act on the petitions to disqualify the minister over 2 years. So 2 साल तक उसने कोई डिसीजन ही नहीं सुनाया, रादर जो डिफेक्टिंग मेंबर था उसको मिनिस्टर तक बना दिया गया, लेकिन फिर भी 2 साल तक कोई भी क्योंकि अगेन ये जो एंटी डिफेक्शन में है यहाँ पर आपको लूप होल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई टाइम पीरियड डिफाइंड ही नहीं है, तो इसीलिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपना डिसीजन होल्ड करके रख सकता है कितने भी टाइम तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी थी कि आपको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, ये नहीं कि आप 2-2, 3-3 साल तक कोई डिसीजन नहीं ले रहे, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट आर होल्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। डन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डिफेक्शन थ्रू रेजिग्नेशंस, सो आप देख सकते हैं 2019 some members submitted resignation letters to escape the disqualification proceedings. The Supreme Court ultimately ruled that the Speaker has the authority to verify if a resignation is voluntary and genuine. So Supreme Court ने यहाँ भी guidelines दी थी कि resign कर देते हैं। अब वो resign करने का मकसद क्या है? genuine है कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ को हटाने के लिए कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ मेरे पे एप्लीकेबल ना हो, इसलिए आप रिजाइन कर देते हैं। सो ये जो है जेन्युइन है कि नहीं, ये किसके द्वारा लागू किया जाएगा? स्पीकर के द्वारा लागू किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ लेजिस्लेचर्स। देखिए एंटी डिफेक्शन को देखा जाता है कि ये कर्ब करता है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर यही कहा गया है, वन ऑफ द कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इज द वायलेशन ऑफ व्हिप। अब जो व्हिप है वो कौन इशू करता है? पॉलिटिकल पार्टी इशू करती है कि जो भी व्हिप इशू किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग मेंबर्स को काम करना है। अब इसका मतलब क्या है? अगर कोई मेंबर डिसेंट करता भी है वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप डिसेंट करोगे तो आप पे कौन सा लॉ लागू हो जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या है, जो MPs हैं, MLAs हैं, वहाँ पर वो व्हिप को फॉलो करते करते अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भूल जाते हैं। सो इट इज़ अ हार्म ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द लेजिस्लेचर्स, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन दीज आर द इश्यूज जिसकी वजह से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, राइट। सो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब जजमेंट्स अगेन देखिए 8 मार्कर क्वेश्चन है, अगर ये 20 मार्कर क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पर केस लॉ जरूर लिखते, लेकिन अगर आपके पास वहाँ पर जगह है 8 मार्कर क्वेश्चन लिखने के लिए तो आप जजमेंट्स लिख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सी है? दैट इज किहोतो हॉलोहन वर्सेस ज़किलिउ,
राइट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में है, इट विल बी एप्लीकेबल। जुडिशियल रिव्यू अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं, राइट। ऐसे रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नबम रामिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, एंड ऐसी गिरीश चोदाकर वर्सेस दी स्पीकर। सो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अगर आप एक दो केस लॉज को भी कोट कर देंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट। देखिए हमारा मकसद यहाँ पर क्या है कि आपको 8 मार्कर क्वेश्चन में जो भी इनपुट्स आप दे सकते थे वो तो बताना ही। सपोजेडली एंटी डिफेक्शन लॉ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आपको ऑलमोस्ट हर कंसेक्यूटिव पेपर में इसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब सपोजेडली नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आपसे 20 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो भी आपके पास सफिशिएंट पॉइंटर्स हों जिसकी वजह से आप 20 मार्कर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाए। सो हमारा मकसद वही है कि जो भी इस क्वेश्चन में केटर हो सकता है वो हम चीजें कोट करें, राइट। सो जजमेंट्स हैं, ओके। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, एज द डिफेक्शंस कंटिन्यू अनअबेटेड एंड स्पीकर्स रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग ऑन दीज डेवलपमेंट्स बेस्ड ऑन देयर political loyalties, there is a strong case to reform the anti-defection law. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो भी उसमें लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर हमने ज़्यादा पावर्स दे रखी हैं स्पीकर को बीइंग पॉलिटिकल इंडिविजुअल, सो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या कर सकें, रिफॉर्मेशन ला सकें, राइट। सो अगेन आपने वही लिखना है, जब भी आप कंक्लूजन लिखें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, राइट। सो एडिशनली द पार्लियामेंट मस्ट reconsider the clause related to the whip to ensure that the right of freedom of speech of the members of legislatures is not impacted. So यहाँ पर जो freedom of speech and expression है, जो एक्चुअली में हमारा fundamental right बनता है, तो वो जो legislators हैं उनको भी freedom of speech and expression दी जाए। ये जो political whip है वो उन पे लागू ना होके freedom of speech को यहाँ पर promote किया जाए, तभी हमारे जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो पाएंगे। डन। सो दिस वाज दी सेकंड क्वेश्चन जहां पर एंटी डिफेक्शन के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनजीओस, डिस्कस देयर रोल इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनजीओ से ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस पेपर में आपसे एनजीओस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएचजीस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और दोनों ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे फर्दर पेपर्स में भी पूछ सकते हैं, राइट। सो सिंपल है, आपसे पहले एनजीओ की डेफिनेशन पूछी है और ये हमारे इंडिया की गवर्नेंस में कैसे हेल्प करते हैं वो आपसे पूछा गया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट दे आर लीगली एस्टैब्लिश्ड नॉट for profit, non-profit organization that strive for social good and social justice. So इनका major agenda क्या है, social good पहुंचाना, social justice पहुंचाना। They have carved out a key role in civic society. NGOs with the government's assistance have accelerated their developmental operations by focusing on specific topics. जहाँ पर हम social justice provide करने की बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो poverty alleviation हो, चाहे फिर casteism से लड़ने की बात हो, discrimination खत्म करने की बात हो, education पहुँचाने की बात हो, तो यहाँ पर nook and corner तक हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पहुंचा पाए, ये किसका मकसद है, एनजीओस का मकसद है। डन। सो डेफिनेशन याद रखनी है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेजर एम क्या है, टू प्रोवाइड सोशल गुड एंड सोशल जस्टिस। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब हम देखते हैं रोल इन गवर्नेंस। सो आप बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कुछ आप डेटा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में ऐड किया है, इंडिया हैज़ नियरली 3.4 मिलियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स। अब देखिए जब कोविड-19 हुआ, ये एनजीओज ने सबसे ज़्यादा काम किया है। सो यहाँ पर ब्रिजिंग द गैप का मतलब क्या होता है, एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ सिटीजन्स है। अब गवर्नमेंट्स जो भी पॉलिसीज चलाती हैं, स्कीम्स चलाती हैं, उनका एक्चुअली में मेजर रोल क्या होता है, टू इम्पैक्ट दी सिटीजन्स। अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो एक्चुअली में अकम्प्लिश नहीं करने देते इस टारगेट को। अब एनजीओज एक्चुअली में क्या है, इस गैप को ब्रिज करने के लिए एक इंटरमीडिएटर हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंटल गोल्स हमारी सेंटर गवर्नमेंट चाहती है, वो जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको पहुंचाने के लिए एनजीओ एक क्या बन जाता है, इंटरमीडिएटर बन जाता है। सो दे ब्रिज दी गैप, नंबर 1। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ एन इनेबलर।
इनेबलर का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे मेजर रोल क्या है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। सो इसको प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा आगे कौन आता है, दैट इज दी एनजीओज। सो दे प्ले एज अ रोल ऑफ एन इनेबलर। नेक्स्ट आता है एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप। अब कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो एक्चुअली में डैमेज करती हैं सिटीजन्स को। अब सिटीजन्स की बातें आगे पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है, तो ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करेगा फॉर दी गवर्नमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर इफेक्टिव हो पाएगी। नेक्स्ट आता है रोल एज अ इन पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जो एक इंडिविजुअल है, एक सिटीजन है, उसको सेंटर में लेके सारी पॉलिसीज उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो जब हम डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं तो हम किसकी, कैसी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए भी आपको एनजीओज देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करते हैं। तो जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए उनको एक्चुअली में कौन केटर करता है, दैट इज दी एनजीओज। देन नेक्स्ट आता है एक्टिंग एज अ सोशल मीडिएटर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इनकी इंटरवेंशन आपको हर लेवल पे देखने को मिलती है और इनका काफ़ी मेजर रोल रहता है जब भी हम डेमोक्रेसी के आइडियल्स को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ दी पॉइंटर्स जो कि आप लिख सकते थे, जिससे कि हमारी इंडियन गवर्नेंस इंप्रूव हुई है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एनजीओ रूल्स, जहां पर सबसे पहले हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे। देखिए प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी विक्टिम्स हैं, चाहे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, उनकी प्रोटेक्शन की बात करी जाती है। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटेक्ट किसको किया जा रहा है, दैट इज द ट्राइबल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो जो वल्नरेबल सेक्शन है, दे प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिव अ मैन अ फिश। अगर वो भूखा है तो उसको पहले फिश दी जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रिवेंशन। ये जो डिजास्टर है ये दोबारा ना हो तो उसको क्या किया जाएगा, टीच अ मैन टू फिश। अब उसको फिश तो प्रोवाइड कर दी, मतलब उसका पेट तो भर दिया, लेकिन आगे उसके साथ ऐसा ना हो तो उसको क्या सिखाया जाएगा कि आप फिशिंग कैसे कर सकते हैं और अपना पेट कैसे भर सकते हैं। सो प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है प्रमोशन, ऑर्गेनाइज अ फिशरमैन्स कोऑपरेशन। सो यहाँ पर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई है, जिसकी वजह से आप तो बेनिफिट करें ही करें, साथ में आप अपनी कम्युनिटी को भी बेनिफिट करवाएं, राइट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज अ फिशरमैन्स कोऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, जो भी इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज हैं, वो सारों को बेनिफिट करें। सो प्रोटेक्ट फिशिंग एंड फिशिंग राइट्स। अब ये फ्यूचर में दोबारा ना हो तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी होलिस्टिकली। सो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दी सिस्टम। सो दिस इज द डिफरेंट एनजीओ रोल्स जो कि आप आंसर में लिख सकते थे, एंड दिस वुड हैव मेक योर आंसर वेरी वेरी यूनिक। सो अगर एनजीओज का क्वेश्चन 20 मार्कर में भी पूछा जाता, अगर आप इस डायग्राम को कोट करते तो आपको काफी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे। डन। नेक्स्ट चलते हैं, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनजीओज टू अचीव एंड मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन नॉट जस्ट देयर वर्क बट ऑल्सो देयर फाइनेंशियल्स। अब देखिए एनजीओज की जो वर्किंग है, हमने ये तो पढ़ लिया कि इनका रोल जो है वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इनकी खुद की फंक्शनिंग, एनजीओज की फंक्शनिंग भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होनी चाहिए। एनजीओज नीड टू कीप देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी। अब ये जो एनजीओज हैं यही करप्ट ना हो जाए, इसी के लिए आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मनवानी चाहिए और पब्लिक स्क्रूटनी यहाँ पर होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे एससी और एसटीज के बारे में वेलफेयर स्कीम्स पूछी गई हैं। आपने सिंपली कुछ नहीं करना था, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दे के कि एससी और एसटी के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दी हैं, नंबर 1।
नंबर 2 यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स के बारे में कोट कर देना था। एससीज के लिए कौन सी है, एसटीज के लिए कौन सी है। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगेन इस आंसर को यूनिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं डेटा। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट जो है यहाँ पर कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है इंडिया की, अगर देखते हैं दैट इज 16.6%। ऐसी अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दे आर अप्रॉक्सीमेटली 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सो अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 25% आपको देखने को मिलती है एससीज एंड एसटीज पॉपुलेशन, राइट। सो ये जो है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को यहाँ पर इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। डन। सो नेक्स्ट आप स्लाइड में लिख सकते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एससी एंड एसटीज। सो आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ऐसे ही आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 17, आर्टिकल 46, आर्टिकल 243 जहाँ पर हम रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज की बात करते हैं एससीज एंड एसटीज के लिए, आर्टिकल 275 क्योंकि यहाँ पर स्पेशल ग्रांट्स की बात करी जाती है फॉर द ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 335 एंड आर्टिकल दैट इज 332। सो यहाँ पर 338 का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर हमने नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज बनाया है, राइट। सो उनको भी आप कोट कर सकते हैं। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एससीज एंड एसटीज। ऐसी आप वेलफेयर स्कीम्स लिख सकते हैं। अगर हम एसटीज की बात करते हैं, बहुत सी इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइफेड की बात करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स जिनको हम पीवीटीजीज कहते हैं, प्रधानमंत्री वंधन योजना जहां पर हम ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट, ट्राइबल्स के जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, उनके बारे में बात करी गई है। इनके लाइवलीहुड को रेगुलराइज कर पाएँ, उसके लिए बात की गई है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो कि एक्चुअली में एजुकेशन का फैक्टर इन ट्राइबल ग्रुप्स में दे रहे हैं, उनके बारे में बात करी गई है। सो ये जो इनिशिएटिव्स हैं दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। ऐसे ही हम एससीज के लिए बात कर सकते हैं, नई मंजिल स्कीम जो है, नई रोशनी स्कीम जो है, उस्ताद स्कीम जो है, ऐसे ही हुनर हाट आपको देखने को मिलते हैं। सो दीज आर स्पेसिफिकली फॉर द माइनॉरिटी सेक्शंस। सो माइनॉरिटी सेक्शंस में आप एससीज भी इंक्लूड कर सकते हैं जहां पर अगेन आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे फॉर दी एससीज, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पर कोट कर सकते थे स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश के जो एससीज एंड एसटीज हैं उसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो यहाँ पर अगेन एग्जामिनर को पता लग जाता कि आपको हिमाचल प्रदेश के स्पेसिफिक स्कीम्स भी पता हैं, राइट। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं इंडिया शुड बिकम एक्सट्रीमली इंक्लूसिव। देखिए इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम अपना कोट कर सकते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ यहाँ पर क्या है, इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं। सो इंक्लूसिव का मतलब क्या है, जो भी मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी है उसको भी हम डेवलपमेंट में, हमारे इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करवाएं। सो यहाँ पर हमारे इंडिया का सबसे बड़ा गोल क्या है, इंक्लूसिविटी, राइट। सो इंक्लूसिविटी हमारी फाउंडेशन बनाती है किसी भी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो यहाँ पर इंक्लूसिविटी की ही हम बात कर रहे हैं। सो सस्टेन्ड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, political representation and educational opportunities like the boost in the post-matric scholarship for SC students should be provided so that the Dalits become an inseparable part of the new India story. So अगर हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया को एक वर्ल्ड स्टैचर पे देखना चाहते हैं, वो स्टैचर पे हम कैसे पहुंचेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करके। अब वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ये जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है इनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू हम प्रमोट कर सकें और इनको जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो हम फुलफिल कर सकें, राइट। सो दिस वाज एससी एंड एसटी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज इवैल्यूएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा एक्ट 2005 इन इंडिया। अगेन अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जहां पर आपसे मनरेगा के बारे में पूछा है। अब देखिए अगेन यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं कोविड-19 में एक्चुअली क्या हुआ। यहाँ पर कोविड-19 में मनरेगा को काफ़ी ज़्यादा लागू किया गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे कि इसके द्वारा बेनिफिट किए गए और कोविड-19 के थ्रू वो सेल थ्रू कर पाए, नहीं तो ऐसा होता कि वो भूखे मर जाते, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनरेगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, लॉन्च्ड इन 2005 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। अगर हम डेटा की बात करते हैं, देखिए डेटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप क्वेश्चन को होलिस्टिकली फुलफिल कर पाएंगे।
So as of 2022-23 there are approximately 15.4 crore active workers under the मनरेगा. So यहाँ पर आपको 15.4 crore active workers देखने को मिलते हैं. सो कंट्रीब्यूशन अगर हम एसडीजीज की बात करते हैं मनरेगा की वजह से कहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है. सो पहला जो एसडीजी है दैट इज नो पॉवर्टी, नेक्स्ट है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन. देखिए जब तक पॉवर्टी नहीं होगी तो ये चारों चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी. क्यों? क्योंकि अगर पॉवर्टी नहीं है तो वो अपना भरपेट खाना खा सकता है. जब वो भरपेट खाना खा लेगा तो उसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी. अगर उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी तो वो इन्वेस्ट करेगा किसमें? एजुकेशन में. तो ये चार चीज़ें आपको देखने को मिल गई. अगर आपकी घर में पॉवर्टी नहीं है तो आपको जेंडर इक्वालिटी भी देखने को मिलेगी. जेंडर इक्वालिटी क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि मनरेगा में चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो वो आपको देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है. इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि जो मनरेगा का जनरली काम है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना. तो आपको एसडीजी नंबर 9 में भी इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी. ऐसी अगर हम एसडीजी 10 की बात करते हैं जो इनइक्वालिटीज़ है हमारी सोसाइटी में उसको भी लेसन करने के लिए ये जो मनरेगा स्कीम है ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होती हुई दिखेगी. अगेन ये अगर आप डायग्राम कोट कर देते हैं तो अगेन यू विल गेट बोनस पॉइंट्स, राइट. अब इश्यूज रिलेटेड क्या हैं? देखिए क्योंकि आपसे क्रिटिकल एग्जामिन पूछा था तो यहाँ पर आप इश्यूज बता सकते हैं कि मनरेगा स्कीम में क्या लूप होल्स हैं. नंबर 1 दैट इज डिले एंड इनसफिशिएंसी इन फंड्स डिस्पर्सल. सो यहाँ पर हम बात करते हैं जब भी वेजेस दी जाती हैं वो जो वेजेस हैं वो उसमें डिले आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है लोगों को जो ल्योर होता है कि हम काम कर रहे हैं हमें पैसा मिले, लेकिन वो पैसे की जो डिस्पर्समेंट है वो ही नहीं होती है. तो उसकी वजह से क्या है जो लोगों की मोटिवेशन है वो मर जाती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दैट इज कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन. सो आप देख सकते हैं देयर वर सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन डिलेज बाय कास्ट while 46% of the payments to SC's workers and 37% for ST workers were completed in mandated 7-day period. It was a dismal 26% for non-SC and ST workers. अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है. जो SC/ST वर्कर हैं उनको तो विदाउट डिले वेजेस दी गई हैं विदिन 7 डेज, लेकिन जो नॉन SC/ST वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर काफ़ी डिलेड वेजेस देखने को मिलती हैं. तो यहाँ पर ये जो सेग्रीगेशन है वो नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, इनइफेक्टिव रोल ऑफ द PRIs. अब देखिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर काफ़ी मेजर रोल अपनाते हैं मनरेगा स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अब ये इम्प्लीमेंटेशन एक्ट में ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाते हैं, लेकिन PRIs के पास इतनी ऑटोनॉमी ही नहीं है कि वो इसको प्रॉपर्ली लागू कर पाएँ. सो दैट इज दी थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क्स. देखिए मनरेगा में जनरली वर्क्स वो दिए जाते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं एट दी रूरल लेवल, लेकिन यहाँ पर क्या है जो वर्क्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं हो पाए. सो कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन दी मनरेगा स्कीम. नेक्स्ट, फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स. अब यहाँ पर फेक जॉब कार्ड्स बनाए गए हैं, इंक्लूजन ऑफ फिक्टिशियस नेम्स, मिसिंग एंट्रीज एंड डिलेज. अब यहाँ पर क्या है आपको करप्शन देखने को मिलती है कि आपको फेक जॉब कार्ड्स दे दिए गए हैं लेकिन वो पैसा कोई बंदा नहीं है. तो इसका मतलब क्या है वो पैसा कौन रख रहा है? ऑब्वियस सी बात है जो ऑफिशियल्स हैं उनके जेबों में ये पैसा जा रहा है. सो यहाँ पर आपको करप्शन देखने को मिलती है जिसकी वजह से जो इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो नहीं हो पाती. सो दीज आर सम ऑफ द एसोसिएटेड इश्यूज इन मनरेगा. डन, जो कि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था. सो आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वेरियस गवर्नमेंट्स में. ऐसे ही जो डिस्क्रिपेंसीज हैं पे आउट्स में सो वो डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए. ऐसे ही जो पब्लिक वर्क है दैट शुड गेट स्टार्टेड इन एवरी विलेज. ऐसे ही जो लोकल बॉडीज़ हैं दे मस्ट प्रोएक्टिवली रीच आउट टू रिटर्न एंड क्वारंटीन्ड माइग्रेंट वर्कर्स. अब कोविड-19 में आपने देखा था जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको प्रॉपरली इफेक्टिवली हम अपनी सोसाइटी में इंक्लूड कर पाएँ, उसके लिए जो मनरेगा स्कीम थी वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थी. लेकिन यहाँ पर प्रोएक्टिव रोल किसको लेना पड़ेगा? लोकल बॉडीज़ को लेना पड़ेगा. राइट. सो सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन था जहाँ पर आपसे मनरेगा के बारे में कुछ डिटेल्स पूछी गई थी, इश्यूज पूछे गए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दैट इज SHGs. डिस्कस इट्स रोल इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंडिया. अगेन मैंने आपको बताया है दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. सबसे पहला है आपका NGOs, दूसरा है SHGs. दोनों पे ही क्वेश्चन पूछा गया है.
सेल्फ हेल्प ग्रुप की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दे आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। सो एसएचजीज का क्वेश्चन आपको 9th क्लास की, अगर आप सोशल की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 10th क्लास की पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एसएचजीज का काफ़ी अच्छा टॉपिक दिया गया है। सो यहाँ पर जो लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं वो इकट्ठे होकर लाइवलीहुड ऑप्शंस अपना सकें, उसी के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं। एज द नेम सजेस्ट्स, इट कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ गवर्न्ड peer controlled information group of people with similar socio economic background। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एसएचजी का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब क्या है? टू इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, और यहाँ पर जो पॉवर्टी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं लोगों की, उनको उनके स्तर को ठीक करने की। Done. So this is SHGs, right? अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है? सोशल इंटेग्रिटी। सोशल इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? जो भी कॉमन आपको यहाँ पर सोशल इश्यूज हैं उसको डील करने के लिए जनरली देखा गया है जो एसएचजीज है वो विमेन के द्वारा चलाई गई है। अब जो भी विमेन के लिए जो इश्यूज हैं, चाहे फिर वो डाउरी सिस्टम हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो इश्यूज हैं, ये जो सोशल इश्यूज हैं वो काफ़ी कम होते हुए दिखे। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सोशल इंटेग्रिटी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी का बातें करते हैं तो दैट इज एसएचजीज एम्पावर वुमेन एंड इनकलकेट्स लीडरशिप स्किल्स। सो यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स दी जाती हैं किनको? वुमेन को, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जेंडर इक्विटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, वॉइस टू मार्जिनलाइज सेक्शन। अब देखिए जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं हैं वो ही एक्चुअली में एसएचजी बनाते हैं। अब उसकी वजह से क्या है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको एक वॉइस मिल जाती है। मैंने आपको बताया जो एसएचजीज हैं वहाँ पर आपको ज़्यादातर एसएचजीज किसके द्वारा इस्टेब्लिश करती हुई देखती हैं? दैट इज विद दी विमेन। सो यहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको भी वॉइस मिलती है, वॉइस टू दी मार्जिनलाइज सेक्शन। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करते हैं हम, अगर एसएचजी की बात करते हैं तो एसएचजी को जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो अंडर दी कैटेगरी करते हैं पीएसएल, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है इनको लेंड किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी इस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट ये करना चाहते हैं वो उसमें फुलफिल हो जाते हैं, और यहाँ से आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिलती है फॉर दी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पर क्या है, इट इजेज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन सेटिंग अप दी माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब देखिए हमारी कंट्री में आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर से इनको एक वे आउट मिल जाता है कि अगर हम एसएचजीज बनाएंगे, हम कोई अपनी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करना चाहते हैं, तो उनको ये माइक्रो एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल करता है, राइट, हेल्प करता है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, राइट। जैसा कि आपको पता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर विमेन जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि लो पेइंग सेक्टर है। अब उनको अगर एक वे आउट चाहिए, अगर वो एक माइक्रो एंटरप्राइज खोलना चाहती हैं तो वहाँ पर उनको एक वे आउट मिल जाता है, जहाँ पर उनको ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसएचजीज। डन। अगर हम इश्यूज की बात करते हैं तो इश्यूज भी बहुत सारे हैं। लैक्स अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स। अब देखिए जो स्किल्स हैं, जो स्किल सेट आप लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्किलिंग फैक्टर नहीं आपको देखने को मिलता, जिसकी वजह से जो उनका स्किल सेट है वो वहीं पर रह जाता है, वो अपग्रेड नहीं हो पाता। तो सबसे पहला इशू क्या है, यहाँ पर अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स नहीं है। नेक्स्ट, वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर पीएसएल के द्वारा उनको लोन तो ग्रांट कर दिया जाता है, लेकिन उस लोन को कैसे यूटिलाइज करना है जिसकी वजह से वो अपना माइक्रो एंटरप्राइज बढ़ा पाए, अपना बिजनेस बढ़ा पाए, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्किल्स उनको नहीं दिए जाते। नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज। सो यहाँ पर स्किल सेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसएचजी में 50 वुमेन हैं,
उनमें से 10 वुमेन के पास स्किल सेट तो है, लेकिन बाकी 40 वुमेन के पास स्किल सेट नहीं है। तो यहाँ पर उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल जो उस एसएचजी का मेंबर है उसके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट हो, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग पीरियड हो, जिससे कि वो अपने माइक्रो एंटरप्राइज को फुलफिल कर सकें, अपग्रेड कर सकें। Then lack of stability and unity especially among the women. So ये जो यूनिटी है वो आपको नहीं देखने को मिलती है, शुरुआत की जाती है लेकिन वो अपने गोल तक नहीं पहुंचाई जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिटी और स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। Inadequate financial assistance. So again financial assistance. So सबसे पहले लोन तो दिया जाता है, अब क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से क्या है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। Right, so these are some of the issues in the working of SHGs. Then conclusion में आप लिख सकते हैं, so way forward again लिख सकते हैं कि कैसे हम SHGs को जो भी लूप होल्स हैं हम कैसे इसको cater कर सकते हैं। so आप लिख सकते हैं they provide with their deserving rights and liberties with dignity. ऐसे ही SHGs play a very important role in the economic and social advancement of women from rural strata of the society. So यहाँ पर जो marginalized section of the society है वो बहुत ज़्यादा prominent sector बन सकती हैं। कब? अगर ये SHGs की जो working है वो efficient हो जाए, right? ऐसे ही the government programs can be implemented through various SHGs. जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओज एक ब्रिज द गैप की तरह काम करते हैं, वैसे ही ये जो एसएचजीज हैं, सो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चलती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो चलती हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किन के द्वारा हो सकती है, इन एसएचजीज के द्वारा हो सकती है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिस विल नॉट ओनली इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी बट ऑल्सो ब्रिंग अ सोसाइटी क्लोजर टू सेल्फ गवर्नेंस। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू हो सके, एसएचजीज के थ्रू हो सके। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और क्या होगा, यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। राइट, सो दीज आर दी सम ऑफ दी कंक्लूजन्स यू कैन राइट इन दी आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक्सप्लेन हाउ इंडिया इज बेनिफिटेड फ्रॉम साइनिंग इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में लिखना है। अब देखिए ये जो सिविल न्यूक्लियर डील, जब देखो अगर हम हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं, दो हिस्ट्री आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे इंडिया और यूएस के रिलेशंस डेवलप हुए। देखिए अगर हम यूएसए की बात करते हैं, उन्होंने ज़्यादातर हमेशा किसको सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब यहाँ पर आपको चाइना का राइज देखने को मिलता है। अब क्योंकि चाइनीज सिग्निफिकेंस बढ़ रही थी तो उनको केटर करने के लिए एक और जायंट चाहिए था। वो जायंट पाकिस्तान नहीं हो सकता है, वो जायंट कौन हो सकता है, इंडिया हो सकता है। तो यूएसए को डर था कि चाइना जो है इतना ज़्यादा इवॉल्व ना हो जाए कि वो उसी को टक्कर दे, तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया को स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी। क्योंकि सबसे पहले तो यूएसए की जो अलाइनमेंट है वो आपको किसकी तरफ देखने को मिलती है, पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलती है। लेकिन चाइना के राइज के बाद आपको यहाँ पर उनकी पॉलिसी में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, तो तभी यहाँ पर इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। देखिए सिविल न्यूक्लियर डील का मतलब तो पता है ना कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, लेकिन वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे वो किन पर्पसेस के लिए होंगे, सिविल पर्पसेस के लिए होंगे, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। राइट, सो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में हमने वही लिखा है, फॉलोइंग द राइज ऑफ चाइना द जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड टू ल्योर इंडिया इनटू वेस्ट कैंप एंड ड्रॉ ऑन इट टू हेल्प कंटेन चाइना। सो मेजर मकसद क्या था इस डील के पीछे, कि वो जो राइजिंग चाइना है उसको कर्ब करने के लिए इंडिया की सहायता उनको लेनी ही थी। Then the US therefore offered India civil nuclear technology and access to uranium. अब 1998 में आपको पता है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट बन गए थे, जिसकी वजह से इंडिया पे सैंक्शंस लगाई गई। लेकिन ये सैंक्शंस को रिलीव किया गया बाय द अग्रीमेंट, दैट इज 123 अग्रीमेंट, जिसको हम यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट भी कहते हैं। सो इंडो यूएस न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया गया था 2008 में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ से इंडिया और यूएस की जो कोलैबोरेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी। सो आफ्टर 2008 जब हमने इंडो यूएस न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट करी, उसके बाद आपको रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस काफ़ी स्ट्रेंथन होते हुए दिखे।
सो एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दी, जहाँ पर आपको 123 अग्रीमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिखना ज़रूरी था, जिसको एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, राइट। सो बेनिफिट्स, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका यही था कि इंडिया को कैसे बेनिफिट हुआ बाय साइनिंग द इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। तो सबसे पहला क्या है, डील्स विद द अदर कंट्रीज। अब जब वेवर दे दिया गया उसके बाद इंडिया के पास बहुत सारी ऑप्शंस थी जिससे वो यूरेनियम को परचेज कर सकती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज से हमने न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स करे, चाहे फिर वो यूके हो, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा एंड सो ऑन। सो इससे क्या हुआ, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स बहुत ज़्यादा थी और हमें सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स बहुत डेस्परेटली चाहिए थे। तो इस वेवर के बाद आपको, इस अग्रीमेंट के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ आपको न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स देखने को मिले इंडिया के। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन टू इंडिया। सो यहाँ पर इंडिया को एक रिकॉग्निशन दी गई कि इंडिया जो है एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। 1998 में हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके थे। अब यहाँ से दर्शाया जाता है कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं वो इसलिए नहीं बनाए कि हम यहाँ पर किसी कंट्री को धमका सकें। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट हम इसलिए बने हैं क्योंकि जो हमारे नेबर्स हैं उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेटरेंस के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, तो यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन देखने को मिलती है इन इंडिया, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ग्लोबल स्टैचर जो इंडिया का है वो एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथन दी इंडो यूएस रिलेशंस। हम देख चुके हैं इस अग्रीमेंट के बाद इंडिया और यूएस ने काफ़ी सारे और अग्रीमेंट्स भी डील किए हैं, तभी हम कहते हैं आज भी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो आपको पता है जो इंडिया है यहाँ पर आपको PHWRs देखने को मिलते हैं, दैट इज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, जो कि करंटली दे आर दी बैकबोन ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें किसने हेल्प किया, यूएसए ने हेल्प किया। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी आपको देखने को मिली, राइट। ऐसे ही इंक्रीज यूरेनियम इंपोर्ट। अब बहुत सारी कंट्रीज में जहां पर यूरेनियम देखने को मिलता है वहां से हम यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर सिविल पर्पसेस, राइट। सो अगेन दीज वर दी बेनिफिट्स जो कि एक्चुअली में इंडिया को मिले आफ्टर साइनिंग दी 123 अग्रीमेंट। डन। वे फॉरवर्ड पे आप लिख सकते हैं, डिस्पाइट द हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील 2008 civilian nuclear cooperation has not taken off in international politics. There are no permanent friends and no permanent enemies, only permanent interests. Very very important. यहाँ पर हम क्या है, in such a scenario India must continue to pursue its foreign policy of strategic hedging. अभी भी हमारा मकसद यही है, हम सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, ना ही हमारा कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना ही हमारा कोई परमानेंट एनिमी है, हमारे परमानेंट इंटरेस्ट्स हैं। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो हम उस कंट्री के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करेंगे, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है हमारे उन कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, राइट। सो अगेन ये अगर आप कोट लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन बना सकती हैं। सो इंडिया यूएस रिलेशंस रिमेन क्रिटिकल फॉर शेपिंग द वर्ल्ड ऑर्डर इन द 21st century. In order to realize the full potential of relations, the two governments must now strive to complete the unfinished agreements and set the course for a comprehensive strategic global partnership. So यहाँ पर हम strategic global partnership की बात कर रहे हैं। So जो भी आपको लूप होल्स इन अग्रीमेंट्स में देखने को मिलते हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स आपको देखने को कमी देखने को मिलती है, वो हम फुलफिल कर पाएँ और इंडिया और यूएस 21st सेंचुरी के लिए ग्लोबल सुपर पावर्स उभरती हुई दिखे। डन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। अगेन एन ईजी क्वेश्चन, बट आपसे थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया था कि बताइए इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, डिस्कस इंडियाज इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट छाबार पोर्ट। अब अगेन छाबार पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। सो अगेन आप छाबार पोर्ट के बारे में बता सकते हैं। द पोर्ट ऑफ छाबार इज लोकेटेड इन दी साउथ ईस्टर्न ईरान इन दी गल्फ ऑफ ओमान। इट इज़ द ओनली ईरानियन पोर्ट विद डायरेक्ट एक्सेस टू दी ओशन। सो एक ही पोर्ट आपके पास देखने को मिलता है छाबार पोर्ट, जो कि एक्सेस देता है किसको, टू दी
ocean, right? It is considered a gateway to golden opportunities for trade by India, Iran and Afghanistan with the Central Asian countries. So जो Central Asian countries हैं जो actually में उभर रही हैं, वहाँ पर आपको एक access देखने को मिलता है इंडिया के लिए, और इसको कहा जाता है it is known as the gateway to golden opportunities. राइट, अगेन डायग्राम बना सकते हैं. देखिए डायग्राम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ज्योग्राफी वाला पेपर. सो जहाँ पर भी आपको लगता है कि हम यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, वहाँ पर प्लीज़ बना दीजिए. राइट, सो आप देख सकते हैं इंडिया, मुंबई, और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है छाबार पोर्ट जो कि ईरान में आपको देखने को मिलता है. सो इसकी वजह से क्या है, जो भी हमारी कमोडिटीज़ हैं वो कमोडिटीज़ यहाँ पर जाके जो भी सेंट्रल एशिया है जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ऑल दैट आपको देखने को मिलती हैं, वहाँ पर हमारा मार्केट एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा. राइट, सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. डन. अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट रूट टू अफगानिस्तान. अब देखिए जो पॉलिटिकली सस्टेनेबल कनेक्टिविटी हमें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में चाहिए, उसमें बाधा कौन है, पाकिस्तान है ना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली एक्सेस नहीं मिल पाता है अफगानिस्तान का भी. तो यहाँ पर हमें एक डायरेक्ट गेटवे मिल जाता है अगर हम छाबार पोर्ट को देखते हैं. आप देख सकते हैं ध्यान से, ये छाबार पोर्ट है, यहाँ से हमें अफगानिस्तान का एक्सेस मिल जाएगा. नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया से अगर हमें अफगानिस्तान का मार्केट एक्सेस चाहिए तो हमें किसके थ्रू जाना पड़ता है, पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है, जो कि हमें नहीं चाहिए. इसीलिए वी आर क्रिएटिंग दिस छाबार पोर्ट. नेक्स्ट, काउंटरिंग चाइना. अब चाइना का आपको देखने को मिलता है सीपेक, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है. अब वो एक्चुअली में क्या करता है कि चाइना की जो प्रेजेंस है वो अरेबियन सी में भी ले आता है. अब ये काउंटर करने के लिए हमें अपनी प्रेजेंस अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी. तो छाबार पोर्ट एक एक्सेस दे देता है इंडिया को. राइट, सो काउंटरिंग चाइना. ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये छाबार पोर्ट फंक्शनल हो जाता है, इसकी वजह से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हमें वहाँ पर एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगा. राइट, जिससे कि हम ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा पाएंगे. नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस. देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल कहीं डिजास्टर होता है या कोई आपदा आती है, तो उसके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भी हमारी काफ़ी आसानी से जा पाएगी. क्यों? क्योंकि बीच में पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को ओवर रोल करके हम क्या कर सकते हैं, छाबार पोर्ट को क्रॉस कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट, लिंक टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम INSTC कहते हैं, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें आपको सी, रेल और रोड रूट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. तो आप देखेंगे जो भी मेजर चंक ऑफ आपको कंट्रीज देखने को मिलती हैं, चाहे फिर रशिया हो, ईरान, यूरोप, तो यहाँ पर सारा मार्केट एक्सेस देखने को मिलता है और यहाँ पर हम ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी कर सकते हैं. राइट, सो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ छाबार पोर्ट. डन. सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, अगर हम छाबार की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है द टिकट टू इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस. सो इंडिया कैन नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू साउथ एशिया and has a lot to gain from the extended neighborhood, which not only contributes to trade and energy security but also plays a crucial role in India's aspiration to become a superpower. अब हमारे मेजर रोल क्या है कि हम भी सुपर पावर की तरह उभरे. तो यहाँ पर इंडिया को ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए होगी. वो ग्लोबल प्रेजेंस कैसे होगी, ये छाबार पोर्ट एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है जिससे कि इंडिया एक सुपर पावर की तरह उभरता हुआ आपको दिखेगा. डन. सो दिस इज द कंक्लूजन. नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब इंडियाज रोल इन ब्रिक्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. अब आपसे पूछा है इंडियाज रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस नहीं लिखनी है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. आपसे पूछा गया है इंडियाज रोल इन ब्रिक्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि इंडिया का क्या रोल है ब्रिक्स में जिसकी वजह से आपको रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखने को मिलती है. तो सबसे पहले तो आप ब्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं. अगर ब्रिक्स की बात करते हैं तो एक्रोनिम किसका है, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. 5 इमर्जिंग नेशंस हैं, दे फॉर्म्ड एन अलायंस. टुगेदर ब्रिक्स अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 40% of the world's population and about 30% of the world GDP. अगेन डेटा को कोट करेंगे, उससे आपके आंसर में सब्सटेंस क्रिएट होता है, सब्सटेंशियल बन जाता है आपका आंसर. राइट, सो आप देख सकते हैं मेकिंग इट अ क्रिटिकल इकोनॉमिक इंजन, इट्स एन इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड ग्लोबल पावर
ब्लॉक। सो एक ग्लोबल पावर ब्लॉक बन सकता है जहां पर आप वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड जीडीपी की बात करते हैं, 30% जनरेट कौन करती हैं? ये 5 कंट्रीज। डन। सो यहाँ पर आपको डेवलपिंग कंट्रीज देखने को मिलेंगी। अब हाउ इंडिया सर्व्स अ मल्टी फैसेटेड रोल ऑन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रंट्स। आपसे यही पूछा है कि इंडिया का क्या रोल है ब्रिक्स में जिससे कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो पाए। तो पहला है इंडियाज रोल इन साउथ एशियन ट्रेड। अब देखिए इंडिया जो है वो मेजर कंट्री बनता है साउथ एशियन रीजन में। सो ब्रिक्स को यहाँ पर अगेन मार्केट एक्सेस मिल सकता है टू साउथ एशियन ट्रेड। तो साउथ एशिया में इंडिया एक बड़ा जायंट की तरह उभर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इंडियाज रोल एज अ ग्रोथ मेकर फॉर अदर ब्रिक्स नेशन। अब देखिए इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, इस डेवलपिंग की वजह से ही इंडिया जो है एक तरह का ग्रोथ मेकर बन सकता है हर कंट्री के लिए। जो भी ब्रिक्स की दूसरी कंट्रीज हैं उनके लिए ग्रोथ मेकर की तरह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही इंडियाज रोल एज अ बिग ब्रदर। अब देखिए यहाँ पर चाइना जो है, चाइना का सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है कि वो एक अग्रेसिव है, अग्रेसिव चाइना जिसको हम बोलते हैं, जो कि अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उनकी। लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है। तो इंडिया एक तरह से बिग ब्रदर की तरह है रादर दैन बिग डैडी। अब देखिए चाइना को कहा जाता है, ही इज नोन एज द बिग डैडी। बिग डैडी क्यों? क्योंकि वो यूनिलैटरली डिसीजंस लेता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है जहां पर वो सबको साथ लेके नहीं चलता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है वो एक बिग ब्रदर की तरह है जहां पर वो अपनी ग्रोथ तो चाहता ही चाहता है, लेकिन आसपास की जो छोटी कंट्रीज हैं उनकी भी ग्रोथ चाहता है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। इंडिया एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, ये हम बता चुके हैं। जो चाइना है, क्योंकि उसके राइजिंग चाइनीज फुटप्रिंट्स आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री में देखने को मिलेंगे जो भी उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि चाइना जो है वो यूनिलैटरली डिसीजंस लेता है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को सुप्रीम होना ही होना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आता है इंडियाज रोल एज अ पीस कीपर। सो आप देख सकते हैं जहां पर भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात आती है, अभी रिसेंटली टर्की में आपको अर्थक्वेक देखने को मिला, तो आप देख सकते हैं इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ग्राउंड्स पे कितनी टीम्स भेजी गई हैं और कितनी चीज़ें भेजी गई हैं हेल्प के लिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का हमेशा ही रोल क्या रहा है, दैट इज एज अ पीस कीपर, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर इंडिया का रोल बताया गया है in establishing BRICS as a regional economic cooperation, right? So question को ध्यान से पढ़िएगा, please do not write the significance of BRICS। ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इंडिया का रोल इन establishing BRICS, right? So points आपके ये बन जाएंगे, okay? So conclusion आप लिख सकते हैं, in the end it's a cycle of power and money, neither roles can be fulfilled independently। दोनों चाहिए, पावर एंड मनी। आप देखिए जब तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तब तक हमें पावर भी नहीं मिलेगी। तो इंडिया को अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, दैट इज मनी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इंडिया नीड्स पॉलिटिकल क्लाउट टू बी एन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर, इट नीड्स trade influence to counter China and it has to surpass China to assume the big role। अब अगर हम इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो क्यों है? क्योंकि चाइना की प्रेजेंस इकोनॉमिक पावर की तरह आपको देखने को मिलती है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज दी कंक्लूजन, राइट। सो दिस वाज इट, जहां पर हमने 8 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम 20 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।